फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री को। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? देखिए, स्टोइकियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, तो वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्टोकियन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट का मेजरमेंट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री बेसिकली बनाया किसके लिए हुआ है? ये इसलिए बनाया हुआ है कि हमें ये पता चल सके कि किसी केमिकल रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट कितना लेना है कि वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट को फॉर्म कर सके, रिएक्ट हो सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास यदि 10 नूडल्स के पैकेट हैं और आपको यदि नूडल्स बनाना है और आप उसमें यदि एक कप ही यदि उसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो आप बताइए क्या नूडल्स पक पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा नूडल्स। वैसे ही रिएक्टेंट का एक मेजर अमाउंट होना चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो वही हमें कौन बताती है? स्टोइकियोमेट्री बताती है। देखिए, सपोज मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा, इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ फ्रंट में जो नंबर होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ होता है उसका मतलब वहाँ 1 लिखा हुआ है, और ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बोलते हैं इनको। अब ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि कितना रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में, कितना रिएक्टेंट किस रेशो में कंबाइन हो रहा है और किस रेशो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो होते हैं ये हमको और क्या भी बताते हैं? देखिए, जैसे सपोज यदि मैंने यहाँ 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। और क्या मतलब हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर कितने 2 मोल्स है, ये पता चल जाएगा। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो होती है वो बेसिकली हमको इंफॉर्मेशन किसकी देती है? मोल्स की इंफॉर्मेशन देती है। और मोल्स के थ्रू फिर हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं। ये हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में। देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के 2 मोल यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर 1 मोल CO2 का फॉर्म हो रहा है, और कितने मोल? 2 मोल H2O के फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ही हमको देती है। तो जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होती है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो होता है वो कौन सा नंबर है? ये नंबर जो फ्रंट में लिखे हुए होते हैं वो नंबर। और ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के थ्रू देखिए हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि हम इससे क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? मोल, कि किसी रिएक्शन में कितने कितने रिएक्टेंट के मोल कंबाइन हो रहे हैं और कितना कितना प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, इससे हमको क्या पता चल सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं। थर्ड, इससे हम मास को मेजर कर सकते हैं कि किसी रिएक्टेंट का कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। और फोर्थ, हम इसमें मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम, समटाइम वॉल्यूम ऑल्सो, वी कैन कैलकुलेट समटाइम वॉल्यूम ऑल्सो। अब इसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मेजर कैसे कर सकते हैं। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, इस रिएक्शन को देखिए। स्टोइकियोमेट्री तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी जबकि क्या लिखी हो? जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन अभी बैलेंस्ड है। इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में देखिए यहाँ पर 1 मोल मीथेन का, ये हमको क्या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 मोल कंबाइंड विथ 2 मोल O2 to produced क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फिर ये 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O, ये बना रहा है। सेकेंड, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देती है? मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन ये देती है कि यहाँ पर CH2 का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन combined with 2 molecule of oxygen to form 1 molecule, कितना मॉलिक्यूल है? 1 molecule of CO2 to produce 2 molecule of H2O। थर्ड इंफॉर्मेशन ये हमको मास की देती है। कैसे? देखिए,
हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, इस रिएक्शन से तो हमें पता चल जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। कितने हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स, 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 इज इक्वल्स टू, हमें इसका मास नहीं पता पर हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका हमें मोलर मास तो पता है ना, लेकिन इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 होगा प्लस हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। तो इसका मास कितना हुआ 60। इसको ये मास हमें कैलकुलेट करना है, 60 को इस तरफ ले जाएंगे तो मास कितना आ गया, मास आ गया 60 ग्राम। ये ग्राम में होती है दोनों वैल्यू, ग्राम में, ठीक है। अब उसके बाद इसका मास निकालना है, तो इसका मास भी निकाल सकते, देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल्स, 2 लिखा हमने। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। इसका मोलर मास होता है 60, इसके कितने मोल्स है 2, तो 60 इंटू 2, ये क्या कितना हो जाएगा इसका मोलर मास 32। लास्ट लेक्चर में हमने मोलर मास निकालना भी पड़ा था। तो ये मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें 64 ग्राम। अब यहाँ CO2 पर आइए, देखिए CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर CO2 के नंबर ऑफ मोल्स है 1, मास हमें निकालना है। CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का जाएगा 32, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो CO2 का मास कितना हो गया 44। वाटर का कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो आपने यहाँ पर कितना लिखा इसका मोलर मास 18 इज इक्वल्स टू मास कितना हो जाएगा इसका 36 ग्राम। तो किसका मास आ गया वाटर का। तो हमने क्या देखी, नंबर ऑफ मोल्स भी हम किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम उसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं, और उसके बेस पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका मास निकाल सकते हैं। और यदि वो जो रिएक्टेंट है यदि वो किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे ये मीथेन गैस लिया हमने, ऑक्सीजन गैस लिया, तो यहाँ पर CO2 गैस बनी और ये वाटर वेपर बनी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसका वॉल्यूम, गैस है तो गैस का क्या होता है वॉल्यूम। जब हमने मोल की टर्म पढ़ी थी तो तब हमने पढ़ा था कि 1 मोल गैस, 1 मोल गैस जो होती है, जैसे मैंने किसी सिलेंडर के अंदर 1 मोल गैस को लिया तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, वो एट एसटीपी और एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, 22.4 लीटर वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करेगी। तो 1 मोल गैस आइडियल गैस के लिए ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। तो यदि हमने मीथेन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से करवाई तो हम बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा और इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा। यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ है, तो मीथेन गैस का यदि 1 मोल पार्टिसिपेट किया है तो उसने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड किया होगा, 22.4 लीटर। तो इसका वॉल्यूम भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम इस केमिकल रिएक्शन में मीथेन जो है वो 22.4 लीटर रिएक्ट कर रही है। कितनी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का 2 मोल है, तो 1 मोल यदि 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करती है तो 2 मोल गैस कितना ऑक्यूपाइड करेगी, 22.4 इंटू 2, उसका जस्ट डबल, तो ये कितना हो जाएगा 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है। इसका 1 मोल उसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस 1 मोल CO2। तो 1 मोल CO2 भी गैसेस स्टेट में, तो हम बता सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो ये कितनी प्रोड्यूस होगी 22.4 लीटर।
इसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कितना है 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। 44.8 लीटर क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये 4 इंफॉर्मेशन हमको किससे मिल सकती है, स्टोइकियोमेट्री से मिल सकती है। अच्छा, आप कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल जो है ये सेम ही क्यों है, यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 मोल्स और इसको हम 2 मॉलिक्यूल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जबकि 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं, फिर हम इसको 1 मॉलिक्यूल क्यों कंसीडर कर रहे हैं। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही उसका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर किया गया। उसका रीजन ये है कि आप यदि थोड़ा सा भी सब्सटेंस लेते हैं, बहुत थोड़ा 0.0001 ग्राम भी लेते हैं, इतना थोड़ा भी आप सब्सटेंस लेते हैं, तो इसमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल इतने ज्यादा होते हैं कि ये डिटेक्ट कर पाना किसी केमिकल रिएक्शन में, ये डिटेक्ट कर पाना कि 1 मीथेन के मॉलिक्यूल ने 1 O2 के मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्ट किया होगा, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तब हमने क्या किया, तब हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई कि हम 1 मॉलिक्यूल को ही क्या बोलेंगे, हम 1 मोल बोलेंगे, और उसके अंदर उस एक मॉलिक्यूल, उस एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, इतने पार्टिकल होंगे। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। अब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन देखते हैं, स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड, कि यदि आपको मोल दिया हुआ है तो आप मास कैसे निकालेंगे, मास दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखिए स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन कैसा होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि जैसे कोई एक एलिमेंट ए है या एक कंपाउंड ए है, वो किसी मॉलिक्यूल या बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट होने पर वो फॉर्म कर रहा है कोई सी कंपाउंड, C+D इन कंपाउंड को वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उसने जैसे बताया हो कि दिस कंबाइन विद दिस टू प्रोड्यूस दिस विद दिस, तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है उस केमिकल रिएक्शन को, आपको लिख लेना है, उसके बाद उसको बैलेंस कर लेना है। जैसे आप उसको बैलेंस करेंगे तो वो जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो आपको क्या बता देगी, उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपको ये बता देगी, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में किसी के मॉलिक्यूल गिवन होते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बताइए, तो एक तो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं कि मोल टू मोल रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दूसरे क्वेश्चन होते हैं मास टू मास रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और थर्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि बता दिया एक का सपोज जैसे 1000 लीटर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बताइए उससे कितना कंपाउंड प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे बता दिया कि इसका 40 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बताइए प्रोडक्ट का कितना ग्राम बनेगा, तो वो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मोल टू मोल रिलेशनशिप हम देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.3 मोल ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो प्रोड्यूस्ड क्या हो रहा है इसमें, अमोनिया, किस किस की रिएक्शन से, इसमें बता रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, मतलब N2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ और ये प्रोड्यूस करेगा अमोनिया। तो पहला तो आपको क्या करना है कि इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हो जाएंगे और हाइड्रोजन 2, अभी देखिए बैलेंस हो गया है, 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आप पहले देखेंगे इसमें इसका कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मोल इसका है, इसका 3 मोल है, इसका 2 मोल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए फिर आपको इस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या मिली, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद, कि 2 मोल अमोनिया जब फॉर्म होता है
तो उसके लिए नाइट्रोजन कितनी रिक्वायर्ड होती है, 1 मोल N2 रिक्वायर्ड होती है। वही बोला है ना, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड। किस किस का रिलेशनशिप दिख रहा है, वो अमोनिया और नाइट्रोजन का। तो 2 मोल अमोनिया कब प्रोड्यूस होती है, जब उसमें 1 मोल N2 पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो 2 मोल NH3 प्रोड्यूस्ड when 1 मोल N2 पार्टिसिपेट करती है, ये 1 मोल N2 पार्टिसिपेट करती है तब बनता है, ठीक है। अब वो कितने मोल के लिए पूछ रहा है कि इफ 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यदि कितनी बने, अमोनिया कितनी हो जाएगी, 8.2 मोल हो जाए। तो अब वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें N2 के रिक्वायर्ड होंगे। तो यदि 2 फॉर्म होता है 1 से, तो 8.2 मोल फॉर्म होगा, अमोनिया फॉर्म होगा कितने मॉलिक्यूल से, 1 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या जाएगा, 4.1 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तब कितना अमोनिया बनेगा, 8.2 मोल अमोनिया बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में उसने कहा है कि ये जो Fe2O3 कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3, ये जो आयरन बन रहा है किससे बन रहा है, Fe2O3 से बन रहा है। 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। आपको क्या पता चल रहा है कि इसके 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2 मोल और यहाँ इसके 3 मोल। अब वो रिलेशनशिप किस किस के बीच में पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब 3 मोल इसके पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 मोल किसके बनते हैं, इस आयरन के 2 मोल बनते हैं। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अभी 3 मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि यदि आपने इसको बढ़ाकर कितने कर दिया, इसके मोल 16 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कर दिए, तब वो पूछ रहा है कि आयरन के कितने मोल बनेंगे। तो आयरन के कितने मोल बनेंगे, 3 से 2 बन रहा है, तो 16 से कितने बनेंगे, 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर 32 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स हो जाएगा 10.67 मोल्स इसके बनेंगे, किसके, आयरन के बनेंगे। यहाँ किसकी क्वांटिटी पूछी थी, आयरन की क्वांटिटी पूछी थी। सेकंड हम देखते हैं मास टू मास रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास टू मास और मोल टू मास रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, क्लोरीन प्रिपेयर की जाती है लेबोरेटरी में किस किस की रिएक्शन से, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। तो वो ये पूछ रहा है कि यदि आप 5.0 ग्राम यदि मैग्नीज ऑक्साइड लेंगे तो उससे HCl कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हम ये देख लेते हैं कि इसका कितना ग्राम और इसका कितना ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर इसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है इसके 4 मोल के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल मैग्नीज क्लोराइड, 2 मोल वाटर, 5 मोल Cl2 बन रही है। लेकिन क्वेश्चन किसके बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो हम इन दोनों का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए इसका निकालिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1। मास हमें निकालना है, मोलर मास मैग्नीज ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, मोलर मास MnO2 है। इसका मैग्नीज का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 55, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16 32 प्लस 55, तो ये कितना हो जाएगा 87 ग्राम। तो यहाँ पर इसका मोलर मास कितना आ गया 87 ग्राम। मतलब इसके 1 मोल में इसका कितना ग्राम, 87 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट होगा HCl के साथ। 87 ग्राम ये पार्टिसिपेट कर रहा है इस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब HCl का निकालते हैं हम, HCl के 4 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 4,
हमें क्या निकालना है, मास। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, देखिए HCl के लिए H का होगा 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 36.5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू मास 146 ग्राम। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 140, मतलब कि 87 ग्राम किसके साथ पार्टिसिपेट करता है, 1, ये रेशो है और केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, मतलब ये फिक्स है। तो 87 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विथ 146 ग्राम ऑफ HCl। तो किसके लिए पूछ रहा है, 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड के लिए पूछ रहा है कि यदि ये कितनी ले रहे हैं हम, 5 ग्राम ले, तब यहाँ पर HCl कितना बनना चाहिए, तो HCl कितना बनना चाहिए 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 87, आंसर होगा 8.39 ग्राम। क्या बनेगी, 8.3 ग्राम HCl रिएक्ट करेगी। यदि आप 87 ग्राम MnO2 लेंगे तो कितना रिएक्ट करेगा, 146 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, और यदि आप 5 ग्राम MnO2 लेंगे तो उसके साथ HCl कितना रिएक्ट करेगा, 8.39 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, what mass of calcium carbonate will be obtained by heating 3 mole of calcium carbonate। तो पहले तो हमें इसकी इक्वेशन नहीं दी है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको आपको हीट करना है, ये बोल रहा है। तो ये इक्वेशन क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके होते हैं और बहुत कॉमन इक्वेशन है, इसलिए वहां पर इक्वेशन लिख के नहीं दिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन 1, ये बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके मोल्स देखते हैं। इसके कितना मोल है, इसका 1 मोल है। ये हीट करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 को ये प्रोड्यूस करेगा। अब मास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम इसका मास निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हमें निकालना है और मोलर मास इसका हो जाएगा 100। देखिए कैल्शियम होता है 40, इसको आप प्लस करेंगे किसके साथ, कार्बन का होता है 12, मोलर मास निकालेंगे तो, और 16 3 48, ऑक्सीजन का 16 मास होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इनको आप काउंट करेंगे तो काउंट करने पर ये 100 आएगा, 100 आएगा। ये मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CaO का कितना अमाउंट बनता है, 1 मोल, मतलब मास इसका हम निकाल लेते हैं, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 1, और मोलर मास इसका कितना होगा, देखिए कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो गया 56, तो मतलब इसका मास कितना हो जाएगा 56 ग्राम। 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो 3 मोल के लिए आपको पूछा है, ठीक है। तो 3 मोल से कितना बनेगा, तो देखिए 1 मोल से, ये 1 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल, तो इसके 3 मोल से ये भी कितना बनेगा, इसका 3 मोल बनेगा। तो इसके 3 मोल मतलब कि आप 100 को यदि यहाँ ले जाएंगे, 100 को इसकी वैल्यू आपने 3 पुटअप करी और 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 ग्राम। वैसे ही इसके भी 3 मोल बनेंगे, तो जब आप यहाँ पर 3 वैल्यू को पुटअप करेंगे 56 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर किसका मास निकाला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकाला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 168 ग्राम, मतलब 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 168 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, कैलकुलेट द आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। ये इक्वेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। कैलकुलेट द आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड by the action of 44 ग्राम of steam on it। इसमें ये भी इक्वेशन आपको नहीं दी है, आपको खुद बनानी है। तो क्या बोल रहा है कि
आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, मतलब आयरन की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, स्टीम से करवा रहे हैं, स्टीम मतलब वाटर से करवा रहे हैं, तो वाटर से करवाने पर वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयरन ऑक्साइड में, Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होने पर ये ऑक्साइड बनाएगा, और इसके साथ ये जो H2 है, ये Fe और O मिलकर ऑक्साइड बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस कर लेना है, तो जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 लगाएंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे, और यहाँ पर 3 लगाएंगे। देखिए 3Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई ये केमिकल इक्वेशन। अब हमें किस किस के बीच में पूछा है, एक तो आयरन के लिए पूछा है, इसका मास दिया हुआ है स्टीम ऑन इट, 44 ग्राम स्टीम के लिए पूछा है क्वेश्चन, 44.4 ग्राम स्टीम यदि आप पास कराते हैं इस आयरन पर तो कितना ऑक्साइड बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें मास, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना होगा, मास। तो इसका कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है 3 मोल के अकॉर्डिंग, देखिए 3 इंटू Fe का मास कितना होता है 56, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 168 ग्राम। 4 मोल H2 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आप ऐसे ही, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल 4 है, इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से आप इंटू कर देंगे, तो 80 इसका क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा, तो 18 4 का होता है 72 ग्राम मास इसका पार्टिसिपेट। अब वो क्वेश्चन किस किस के बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि आप देखिए, यदि आप 72 ग्राम स्टीम को पास करवाते हैं तो वो 168 ग्राम आयरन के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, तो आपको कितने ग्राम के लिए पूछा है, 44 ग्राम के लिए, तो बस क्वेश्चन ऐसे लिख दीजिए कि 72 ग्राम H2O स्टीम react with 168 gram of iron. So 44.4 gram steam react with how many, 168 into 44.4 divided by 72. तो आंसर हो जाएगा 33.6 ग्राम। ये कैलकुलेट हो गया कि कितना आयरन, जब आप इतनी स्टीम को पास करेंगे तो वो इतने आयरन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। देखिए जो ऑक्सीजन प्रिपेयर की जाती है ना, KClO3 जो होता है, इसकी जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने पर ये KCl देता है और इसी के साथ ही ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने की एक अच्छी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड भी है और कमर्शियली भी इसको यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन गैस। तो ये बोल रहा है कि जब KClO3 का आप डिकम्पोजिशन करवाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये दोनों बनते हैं। ठीक है, KCl प्लस O2। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2.4 मोल ऑफ O2 गैस एक एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, कितना चाहिए, 2.4 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो पूछ रहा है कि KCl के कितना ग्राम हम KClO3, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसका हम कितना ग्राम ले और उसको हीट करें कि 2.4 मोल O2 प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर K1 Cl1 3, यहाँ पर क्या जाएगा 3, यहाँ पर होगा 2 KCl, देखिए K2 है, Cl2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन, बैलेंस है कैलकुलेशन। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं। उसने रिलेशनशिप किस किस के बीच में पूछा है, इसका और इसका, तो हम इन दोनों के मोल्स देखते हैं। देखिए इसके 2 मोल से इसका कितना मोल प्रोड्यूस होते हैं, इसके 3 मोल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यदि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 मोल O2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मोल KClO3, इसको जो आप डिकम्पोज करवा रहे हैं तो कितने 3 मोल बन रहे हैं। तो यदि आपको कितने मोल O2 चाहिए, 2.4 मोल ऑक्सीजन आपको चाहिए, तो कितना KClO3 नीडेड, कितना 2 into 2.4 divided by 3 is equals to 4.8 divided by 3, तो ये हो जाएगा 1.6 मोल, ये बन। ठीक है,
यदि आपको कितना चाहिए 2.4 मोल और ऑक्सीजन गैस चाहिए तो उसके लिए KClO3 का कितना मोल चाहिए 1.6 मोल। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो पूछा ही नहीं, उसने बोला आपको कितना ग्राम सब्सटेंस लेना होगा, तो ग्राम में मतलब इसका मास पूछा है, तो 1 KClO3 का हम मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1.6 मोल, इसका हमें मास निकालना है। तो N इज इक्वल्स टू होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स अभी KClO3 के कितने हैं 1.6 इज इक्वल्स टू मास हमें निकालना है, और मोलर मास इसका कितना आ जाएगा KClO3 का। देखिए पोटेशियम का होता है 39, Cl का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है ना, तो ये हो जाएगा 48। इसको आप प्लस करेंगे तो 122.5, 122.5 ये क्या है, ये इसका मोलर मास KClO3 का जो मैंने आपको दिया। फिर 1.6 इंटू 122.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास ऑफ KClO3। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 196.0 ग्राम, ये क्या निकल आया हमारा मास ऑफ KClO3। इतना ग्राम को जब आप डिकम्पोज करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगी 2.4 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.4 ग्राम ऑफ H2 to yield HCl, to yield HCl, also calculate amount of HCl form। मतलब ये किस किस की रिएक्शन करवाने को बोल रहा है कि जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करवाएंगे क्लोरीन से करवाएंगे तो क्या बन रहा है HCl बनता है, ये हमको पता है। इस इक्वेशन को बैलेंस किया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस इक्वेशन में देखिए इसका कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है 1 मोल। सबसे पहले तो हमको यही देखना होता है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा, इसका कितना बना, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1 मोल, इसका कितना बन रहा है फिर 2 मोल। अब रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है इन दो, और ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HCl, इसका भी, इसका लेकिन हम बाद में निकालेंगे, पहले इन दोनों का देखिए इसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है इसके 1 मोल के साथ। क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है ग्राम में, तो हम क्या निकालेंगे इनका मास। N इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास के साथ तो कितना आ जाएगा 2। मास ऑफ H2 कितना हो गया 2 ग्राम, इसका है ये H2 का मास। इसके बाद क्लोरीन का मास देखो, इसका भी आप ऐसे ही निकालेंगे, क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इसके भी 1 है, मोलर मास इसका कितना होता है 35.5, तो यहाँ पर Cl2 है तो इसका मास कितना हो जाएगा, उसका जल्द 71 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास। 71 ग्राम किसका बन रहा है, किसका रिएक्ट कर रहा है Cl2 का रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ 2 ग्राम H2 के साथ। लेकिन पूछा क्या है 0.4 ग्राम। अब मैं इसको क्लीन कर दूं, काम का क्या है 2 ग्राम, 2 ग्राम H2 react with 71 ग्राम Cl, so 0.4 ग्राम H2 कितने ग्राम Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम निकाल लेंगे 71 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14.2 ग्राम Cl2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 14.2 ग्राम Cl2 आपको नीडेड होगी 0.4 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करने के लिए Cl2 का इतना अमाउंट लगेगा। और क्या पूछा था क्वेश्चन में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग HCl का अमाउंट कितना बनेगा, तो देखिए और इसके 1 मोल, इसकी 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल बनता है। इसका मतलब ये है कि इसके 2 ग्राम रिएक्ट करता है H2 71 ग्राम Cl2 के साथ, तो यहाँ पर HCl कितना बनता है, यहाँ पर HCl बनता है, इसके लिए निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने 2, मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5 मास। तो मास ऑफ HCl कितना आ गया यहाँ पर 73 ग्राम। अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म। तो देखिए 2 ग्राम
H2 रिएक्ट करती है इसके साथ 71 ग्राम Cl2 के साथ, तो 0.4 ग्राम H2 कितने Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी, ये हमने निकाला। इसके बाद वो पूछ रहा है इसी अमाउंट के लिए पूछ रहा है कि जब 0.4 ग्राम Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो HCl भी कितना बन रहा होगा। तो देखिए इसके 2 ग्राम से इसके 2 ग्राम H2 जब रिएक्ट करता है तो HCl कितने बनते हैं, 2 मोल HCl बनते हैं, मतलब कि 2 मोल में इसका कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है, 73 ग्राम। 2 ग्राम H2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है HCl, 73 ग्राम HCl को वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.4 ग्राम H2 जो है वो कितना HCl प्रोड्यूस करेगा, तो 73 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 14.6 ग्राम। ये आपका आंसर आएगा। किसका अमाउंट, HCl का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा, 14.6 ग्राम। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि what weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to reduce completely 8.5 ग्राम of copper oxide to copper। मतलब कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको कॉपर में रिड्यूस कराना है, लेकिन किससे रिड्यूस करवाना है, हाइड्रोजन से रिड्यूस करवाना है। तो जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन से रिड्यूस करवाएंगे तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, कॉपर के साथ H2O प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन इसमें प्रोड्यूस उसको आपको कहां से लाना है, जिंक के थ्रू आपको प्रोड्यूस कराना है, क्या, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक एक क्या मेटल है, और जब किसी भी मेटल की आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट होने पर ये H2 गैस को लिबरेट करती है मेटल, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सपोज जैसे मैंने H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। अब इसमें देखिए कि जिंक का कितना, 1 मोल है, तो 1 मोल जिंक से, ये दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है, 1 मोल जिंक से कितना H2 प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये 1 मोल है ना, लेकिन क्वेश्चन ग्राम में है तो हम ग्राम में देखते हैं। तो इसके ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, 1 है, इज इक्वल्स टू एम, मोलर मास कितना है इस जिंक का, मोलर मास है 65, तो यहाँ पर 65 ग्राम आ गए। किसके 65 ग्राम आ गए, इस जिंक। तो जिंक 1 मोल जिंक में कितना ग्राम है, 65 ग्राम। ठीक है, मतलब 65 ग्राम जिंक जो है वो 2 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। इसको आप निकालेंगे तो यहाँ से 2 ग्राम ही आएगा, मतलब कि 2 ग्राम H2 जो है वो कितने ग्राम जिंक से प्रोड्यूस हो रही है, 65 ग्राम जिंक से प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, ये हमें इस इक्वेशन से समझ में आया। अब इस इक्वेशन पर आइए, इसमें हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का 1 मोल रिड्यूस्ड हो रहा है, किसके थ्रू, 1 मोल H2 के थ्रू ये रिड्यूस्ड हो रहा है। तो आपको बोला है कि 8.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, पहले हम ग्राम में देखते हैं कि अभी ये कितना ग्राम है, तो कितना ग्राम होगा, ये वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स तो इसके 1 है, मोलर मास कॉपर ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, देखिए कॉपर का होता है 64 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, तो 80 इज इक्वल्स टू मास, तो मास कितना आ गया 80 ग्राम, किसका, कॉपर ऑक्साइड का। और 1 मोल H2 मतलब कितना ग्राम हो गया, वहां पर लिखा हुआ है, हमने 1 मोल H2 के लिए निकाला ना 2 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड जो है वो 2 ग्राम H2 से रिड्यूस्ड हो रही है। 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड विथ 2 ग्राम H2। तो वो बोल रहा है कि 8.5 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड है वो कितने ग्राम H2 से रिड्यूस्ड होगी, तो बस हम निकाल लेंगे 2 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 80, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.214 ग्राम। इतना अमाउंट, ये इनफ अमाउंट है। 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का क्या है, इनफ अमाउंट आया है। लेकिन ये इनफ अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जिंक कितना चाहिए ये पूछा। तो देखिए 2 ग्राम H2 को
प्रोड्यूस करने के लिए 65 ग्राम Zn चाहिए, तो 0.214 ग्राम H2 को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना जिंक चाहिए? 65 इंटू 0.214 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर जो आएगा वो हमारा होगा 6.955 ग्राम। इतने ग्राम हमें Zn रिक्वायर्ड होगी। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कॉपर का वेट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है an impure sample of NaCl। NaCl का एक हमारे पास impure sample है which weighed 1.20 gram gave on treatment with excess of AgNO3 solution। मतलब कि हमारे पास क्या है? NaCl है और ये जो NaCl है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने पर ये प्रोड्यूस कर रहा है किसको? सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी को। तो यहाँ पर इसने सिल्वर क्लोराइड बनाया, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर बन जाएगा ये सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम देख लेते हैं पहला तो ये बैलेंस है कि नहीं, फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड सोडियम 1 है, NO3 बैलेंस है। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में देखिए NaCl का जो 1 मोल है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? HCl को 1 मोल HCl को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इन्हीं दोनों क्वांटिटी के बीच में यहाँ पर बात है, तो इसलिए हम इन दोनों के क्या निकाले? मोल। देखें कि 1 मोल NaCl जो है वो 1 मोल AgCl के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं मास में इसका कितना मास इस AgCl के साथ रिएक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू 1 मोल। तो जब हम 1 मोल में देखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा मास आ जाएगा। तो मोलर मास इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो मोलर मास हमारा आ जाएगा 58.5। मतलब कि NaCl का कितना मास यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है? 58.5। अब AgCl इस 58.5 ग्राम से AgCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है? देखिए इसके 1 मोल ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो हमको क्या मिल जाता है? मास मिल जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा AgCl का? देखिए Ag का जो एटॉमिक मास होता है वो 108 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो यहाँ पर इसका मास कितना आ जाएगा? 143.5 ग्राम। ये किसका मास होगा? AgCl। मतलब कि 58.5 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है AgCl? 143.5 ग्राम AgCl प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये क्या है? एक इम्प्योर सैंपल है, तो जितना उस इम्प्योर सैंपल में NaCl जितना प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग AgCl प्रोड्यूस होगा। तो वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि हमने जो इम्प्योर सैंपल लिया था उसमें AgCl जो प्रोड्यूस हुआ वो 2.40 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए 143.5 ग्राम AgCl प्रोड्यूस होती है, किससे प्रोड्यूस होती है? 58.5 ग्राम NaCl से। तो अब हमें पूछा है कि 2.0 ग्राम AgCl 2.40 ग्राम AgCl कितने NaCl से प्रोड्यूस होना चाहिए? ये क्वांटिटी हमको बता देगी कि उसमें NaCl कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 58.5 इंटू 2.40 डिवाइडेड बाय 143.5, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो 0.98 ग्राम के समथिंग निकल कर आएगा। ये किसका अमाउंट होगा? ये इस NaCl का अमाउंट। लेकिन ये प्योर NaCl मतलब जो हमने टोटल कितना अमाउंट लिया था? हमने 1.20 ग्राम हमने NaCl लिया, उसमें से AgCl 2.40 ग्राम प्रोड्यूस हुई। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम NaCl का वेट देखें तो NaCl का वेट कितना आ रहा है? 0.98 ग्राम आ रहा है। मतलब NaCl जो टोटल 10 ग्राम है इसमें NaCl कितना प्रेजेंट था? 0.98 ग्राम। बाकी तो उसमें क्या थी? इम्प्योरिटी।
अब हमें क्या निकालना है, ये अमाउंट किसका है, NaCl का है। सो 1.20 NaCl, impure NaCl contain pure amount of NaCl is equals to कितना हो जाएगा 0.98 ग्राम। लेकिन हमें ये ग्राम में पूछा है क्या, नहीं, हमें तो क्या पूछा है, परसेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ NaCl पूछा है। तो हमें इसका परसेंट निकालना है। तो देखिए किसी भी चीज का परसेंट कैसे निकालते हैं, उसका टोटल अमाउंट कितना था 1.20, उसमें से वो खुद कितना प्रेजेंट है 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है परसेंट। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 81.5% समथिंग, कितना परसेंट आएगा। तो उसमें NaCl कितना प्रेजेंट है, 81.5% उस सैंपल में NaCl प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड। हमें किसका अमाउंट बताना है, KClO3 का हमें अमाउंट बताना है। नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन। देखिए ये जो इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इसका कंबशन करवाना है, इसको बर्न करवाना है, मतलब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, O2 से करवानी है। तो प्रोड्यूस क्या होगी यहाँ पर, CO2 प्रोड्यूस होगी। वो क्या हो रहा है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न कराने के लिए जो ऑक्सीजन नीडेड है वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से लेनी है, KClO3 से लेनी है। तो आप KClO3 का कितना अमाउंट लेंगे वो उसने क्वेश्चन में पूछा। जब आप KClO3 को बर्न कराते हैं तो क्या बनता है, KCl प्लस O2 बनता है। ठीक है, अब हम इस केमिकल रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। तो देखिए इसको बैलेंस करेंगे हम, तो हम या तो ऐसा कर ले कि यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर हम 2 लगा दें, तो 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, या फिर हम ऐसा करें कि इस O2 को हम हाफ कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर हाफ O2 ले लिया, इससे एक कट जाएगा तो एक ऑक्सीजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी और कार्बन 1, इक्वेशन बैलेंस। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ O2 लिया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाफ O2 टू प्रोड्यूस CO2 को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर फॉर बर्निंग 11.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट NTP हमें ऑक्सीजन कितनी प्रोवाइड करनी होगी, यदि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का 112 लीटर, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कितना निकलेगा। देखिए ये इसके जब हम 1 मोल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब 1 मोल होता है या ये गैस फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बर्न हो रही है वो किसके थ्रू बर्न हो रही है, इसका कितना मोल है, अभी हाफ मोल है, हाफ मोल के थ्रू ये बर्न हो रही है, मतलब 0.5 मोल के थ्रू ये बर्न हो रही है। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना लग रहा है, 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का जो मोल लग रहा है वो कितने मोल लग रहा है, हाँ, तो वो पूछ रहा है कि 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के मोल क्या होंगे। पहले तो हम ये निकालते हैं, तो देखिए 0.5 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 22.4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 2.5 मोल्स यहाँ पर नीडेड होंगे। ठीक है, किसके नीडेड होंगे, ऑक्सीजन के नीडेड। लेकिन हमने ये नहीं पूछा, हमने तो ये क्वांटिटी किसके लिए निकाली है कि हम पता कर सके कि यहाँ पर हमें O2 के कितने मोल लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसका मास निकालेंगे, KClO3 का मास निकालेंगे। अभी देखिए हमें इतने मोल चाहिए। अब हम उस इक्वेशन में देखते हैं, इस इक्वेशन में पहले तो इसको बैलेंस करेंगे, KClO3 KCl प्लस O2, तो हमने यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। देखिए इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इस बैलेंस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि 2 मोल KClO3 जो है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो 3 मोल O2 को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 3 मोल O2 प्रोड्यूस हो रही है, 3 मोल O2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, 2 मोल KClO3 के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। तो इस 2 मोल KClO3 का मास कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को यदि हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, मास।
नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 इंटू KClO3 का जो मोलर मास होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था कितना होता है 122.5, इसका क्या होता है मोलर मास। तो यहाँ पर मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 245 ग्राम। ठीक है, ये 3 मोल O2 जो प्रोड्यूस होती है वो कितने ग्राम KClO3 से होती है 2 मोल KClO3, या उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो हम क्या बोलेंगे 240 ग्राम KClO3 से ये प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ग्राम के फॉर्म में लिख देती हूँ उसको 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस करती है 3 मोल ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या है 2.5 मोल ऑक्सीजन है, 2.5 मोल O2 जो प्रोड्यूस होगी वो कितने ग्राम KClO3 से प्रोड्यूस होगी। तो 245 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 3, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा 204.16 ग्राम। 204.16 ग्राम ये क्या निकला हमारा, ये KClO3 का अमाउंट निकला। तो जब इतने अमाउंट को हम बर्न करवाएंगे तो इसको बर्न करवाने पर हमें क्या मिलेगी 2.4 मोल ऑक्सीजन मिलेगी, और वो ऑक्सीजन कहाँ यूज होगी, यहाँ यूज होगी इस 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के काम आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप बेस्ड है। इसके पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछ रहा है, वो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, दैट वुड बी रिक्वायर्ड कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू CO2। पहली चीज तो है कि इस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि आप O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो CO2 को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कितना मोल है 1 मोल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका 1 मोल है। 1 मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल गैस जो होती है, यदि गैस की बात होती है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि वो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करती है, वो 22.4 लीटर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करती है। मतलब 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को 0.5 मोल 0.5 मोल का मतलब क्या हो जाएगा कि हाफ मोल। हाफ जब मोल हाफ हो जाएंगे तो ये भी गैस है, तो एसटीपी पर इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 11.2 लीटर ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। और वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 5.2 लीटर ये तो किसके लिए था 22.4 लीटर के लिए इतनी ऑक्सीजन लग रही है, तो 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा, इससे ये 2 टाइम्स चला जाएगा, इससे ये 3.6 लीटर क्या नीडेड होगी, हमें ऑक्सीजन नीडेड होगी 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड। तो इनफैक्ट पहला तो हमसे किसका वॉल्यूम पूछा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर of acetylene and what would be the volume of CO2 form। मतलब हमसे किसका वॉल्यूम भी पूछा है, CO2 का वॉल्यूम भी पूछा है, ये दोनों चीजें पूछी है। और इस क्वेश्चन में हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, जबकि 1 मोल का जो हम कंसीडर करते हैं वो कितना होता है 22.4 लीटर में होता है। तो मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है, तो एसिटिलीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कार्बन बर्न होने पर, कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होने पर किसको प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वही इक्वेशन मैंने लिखा, उस इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर इसके कितने मोल है 2 मोल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एसिटिलीन गैस है इस गैस का कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा। ये 1 मोल के लिए होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
लेकिन ये लीटर में नहीं है, यहाँ तो वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने सेंटीमीटर में ले लिया। 22.4 लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखिए, 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही यहाँ पर रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो ये दो किसके मोल आ गए, यहाँ पर हमने इसको, इस 2 मोल को 1 मोल में कितने होते हैं, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल गैस का। तो हमने 2 मोल के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एसिटिलीन के लिए आंसर होगा 0.084। ये इतने सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन अभी है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, 5 मोल O2 के साथ। तो बस हम वही करेंगे, 1 मोल O2 कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। तो हमें क्या करना है, 22.4 लीटर को 5 मोल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू किसमें लेनी है, हमें वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है, ठीक है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसके लिए पूछ रहा है, हमें इतने वॉल्यूम के लिए नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हमको बता रही है कि 44800 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन का कितना अमाउंट के साथ रिएक्ट करती है, 1,12,000 अमाउंट के साथ ये रिएक्ट करती है, ठीक है। लेकिन हमें किसके लिए बताना है, हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बताना है। तो बस हम निकाल लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 200 डिवाइडेड बाय 44800। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद ये तो हमारा क्या निकल गया, ऑक्सीजन। इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। तो देखिए 2 मोल एसिटिलीन से 4 मोल CO2 बनती है। 2 मोल एसिटिलीन का मतलब ये है कि 44,800 सेंटीमीटर क्यूब से 4 इंटू, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ, 44,800 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन गैस C2H2 गैस प्रोड्यूस करती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना प्रोड्यूस कर रही है वो, 4 इंटू 22.4 लीटर। इसको मैं कन्वर्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 400। तो हमें किसके लिए पूछा है, हमें पूछा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम एसिटिलीन लेंगे, 200 सेंटीमीटर क्यूब हमने एसिटिलीन लिया, तो यहाँ पर CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी। तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, 4 इंटू 22400 डिवाइडेड बाय 44800 इंटू 200। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम हो गया, CO2 का। ये किसका वॉल्यूम हो गया, O2। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।